सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल से जरूर से जुड़ें एंड डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप को आप लोग जरूर से डाउनलोड करें। सो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। सो बहुत अच्छे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पब्लिश होते हैं, बहुत टाइम लग जाता है पढ़ने में। ये क्या ओपन हो गया? तो काफ़ी टाइम लग जाता है आपका इन टॉपिक्स को कवर करना। इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट ऑल्सो, है ना, टाइम बाउंड मैनर में। इट्स नॉट लाइक कि इतने एमपीज को हटा दिया या कुछ हेडलाइंस हम रीड कर रहे हैं। हाईएस्ट लेवल के टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। आज एक साइंस के अंदर इशू आया है, वो है mRNA बेस्ड मेडिसिन के ऊपर है। ये एक टॉपिक डिस्कशन है। अफगानिस्तान आउट ऑफ COP28, ये आपका जो लास्ट में साइंस पेज आया है उसमें ये दो टॉपिक्स है। गैलेफू प्रोजेक्ट जो है इस पर डिस्कशन करेंगे। IR का टॉपिक है, फॉरेन वाले में आया है। सिटीज एंड COP28 एक और डिस्कशन मैंने ऑलरेडी कर रखा था। इवन जो कंटेंट नहीं भी था उससे ज़्यादा कंटेंट के साथ हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया हुआ है। सिटीज एंड COP28 के ऊपर जो डिस्कशन है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। एंटी डिफेक्शन लॉ और आर्टिकल 200, ये पॉलिटी का टॉपिक है। पॉलिटी का तो देखो, पॉलिटी गवर्नेंस का आज के समय में ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, ये सब एडवांस टॉपिक्स में बहुत आते हैं। अगर आपने अपना स्टार्टिंग थोड़ा अच्छा कर रखा, किसी अच्छे टीचर से आपने पढ़ रखा है, बेसिक आपके क्लियर हैं, कुछ किताबें जैसे लक्ष्मीकांत, ये सब चीज़ें पढ़ रखी हैं, फिर आप 1-1.5 साल के अच्छे जो इश्यूज़ हैं उनको फॉलो करें, खासतौर से न्यूज़पेपर के, फिर आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। तो ये थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखें कि अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं इन्हीं पर। आज का क्वेश्चन भी मैंने इसी में फ्रेम भी किया, आर्टिकल 200 पे। तो आज का क्वेश्चन देख लो, गवर्नर डिस्क्रिशन इन लेजिस्लेटिव बिजनेस इज नॉट एब्सोल्यूट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आजकल ऐसे प्रश्न बनते भी हैं, यूपीएससी का कोई देखोगे पेपर तो प्रश्न लोग बनाते हैं। एनवायरमेंटल लॉस से प्रश्न बनाते हैं, जो कि ऑनरेबल कोर्ट ने कई सारी बातें बोली हैं। कोई डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पर रीच कर सकते हैं। मैं आपको दूसरा नंबर प्रोवाइड करता हूँ, अगर आप मुझे डायरेक्ट बात करते हैं। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर कई इश्यूज आप लोग फेस भी करते हैं, और मैं समय भी देता हूँ, हम लोग उसको डिस्कस भी करते हैं। मेरी तरफ से जो हो सकता है उस पर है। कभी भी आपको कोई स्ट्रेस फील हो, कुछ साइकोलॉजिकल इशू हो, मेंटल हेल्थ इशू हो, तो पढ़ाई की वजह से आप जरूर से रीच करें, उसको अपने मन के अंदर ना रखें। मेरे लेवल पे जितना भी हो सकेगा आई विल हेल्प यू। कई बार मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे भी आई विल सजेस्ट कि यू कैन गो फॉर जो भी है। कई बार कुछ रास्ते नहीं मिलते, इसलिए मन में थोड़ा दुविधा आती है, तो रास्ता मैं आपको जरूर से दिखाऊंगा। चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आप सीधा रास्ता आपको लेकर चलोगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यह है सौरभ पांडे CSE ऐप, जरूर से डाउनलोड आप लोगों को करना है। एग्रीकल्चर ऑप्शनल का बैच ऑलरेडी स्टार्ट, मतलब लॉन्च हो चुका है। 1 जनवरी से सारे लेक्चर्स एक साथ मिलेंगे, पेपर 1 पेपर 2। अब आप उसे 15 दिन में करो, महीने भर में करो, 2 महीने में करो, आपके ऊपर है, बट आप सारे लेक्चर एक्सेस कर लोगे। अल्टीमेट है अभी 2-4 दिन बाद ये जो भी प्रेजेंट प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो आपके ऊपर है। एग्रीकल्चर ऑप्शनल हाई स्कोरिंग ऑप्शनल है, सारी क्लासेस अपलोड आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो गो थ्रू होना। 1 जनवरी से क्लासेस है बैच 2 की। ये मेंटरशिप प्रोग्राम है। अगर आप 24 की तैयारी करो तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम को नहीं मिस करना है। काफ़ी स्टूडेंट्स जो है उन्होंने ऑलरेडी इस प्रोग्राम का वो हिस्सा है। पूरे तरीके से 2024 के लिए मैं आपके एक मेंटर के रूप में काम करूंगा, और उसमें मैंने प्लान भी आपसे किया कि आपको कैसे पढ़ना है, प्लस एक लिंक शेयर करूंगा जहाँ पे आप मेरे साथ पढ़ाई भी करेंगे। टारगेट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा दिन का, वीकली टारगेट रहेगा, मंडे को लेक्चर आएगा, और जिसमें हम लोग टारगेट डिसाइड करेंगे कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, दिन की दिनचर्या कैसी है। तो एक पीओट के रूप में आई विल वर्क। ठीक है, एक मेल आपको आएगा। ठीक है, तो वो अभी नहीं, जैसे कुछ समय में आपको एक मेल आएगा जिसमें आप सारी मुझसे डिटेल शेयर करेंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पे आपकी कमांड है, किन किन जगह से क्या क्या पढ़ा है, और मेरी तरफ से जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको हाईलाइट करूंगा, और उसी डायरेक्शन में हम मूव करेंगे। PIQs को कैसे करना, CDS CAPF के पेपर को कैसे करना, सारी चीज़ें। ये मेंटरशिप प्रोग्राम जिस तरीके से आई विल कंडक्ट, वो आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, CSET भी और सारी चीज़ें भी कैसे अप्रोच करना वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सौरभ पांडे CSE ऐप है, ये सारी चीज़ें मैं इस मेंटरशिप प्रोग्राम में हमारी इंक्लूडेड होंगी। जस्ट गो थ्रू इट, इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक देखते हैं आज के। जो पहला टॉपिक है दैट इज mRNA के कंटेक्स्ट में है, एंड देयर इज दिस कंसेप्ट ऑफ अ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। देयर इज दिस कंसेप्ट ऑफ अ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। शायद 2 या ढाई महीने पहले इस पर चर्चा की गई थी। थोड़ा मैं आपको कंटेक्स्ट इसके ऊपर देता हूँ, क्योंकि देखोगे साइंस के ऊपर बहुत अल्टीमेट अभी डिस्कशंस चल रहे हैं, बहुत अच्छे डिस्कशंस जो हैं साइंस के टॉपिक्स पर आपके चल भी रहे हैं।
और हर आयाम को हम चर्चा भी करते हैं। अब देखो दिक्कत है, लोग आप मानो नहीं मानो है, बट होता क्या है कि जो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता, जो पुराने ज़माने के हमारे कई गुरुजी हैं, उनका मानना ये रहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, ये सब करना नहीं होता है, इधर उधर से एक कंपाइलेशन पढ़ लो और सारी चीज़ें हो जाए, कर लो। देखो मैंने आपको क्या बोला है, गारंटी के साथ और चैलेंज दे रहा हूँ सबको, ठीक है। चैलेंज का मतलब क्या है, 1 महीने जो हम लोग सेशन करते हैं 5 AM सीरीज और हिंदू के टॉपिक्स कवर करो, जो किया है। कोई भी यूट्यूब चैनल हो, कोई भी आप जो है मैगजीन जो आपको सबसे अच्छी लगती हो, उससे अपने कंटेंट को कंपेयर कर लेना। आप देखोगे आपका कंटेंट बेटर है। बताने का पर्पस सिर्फ ये है कि अगर आप इस चीज़ को ट्रस्ट कर लोगे, एक सोर्स फॉलो कर लोगे, तो इससे आप दूसरी चीज़ों पे फोकस रहोगे। अदरवाइज ये पेंडुलम की तरफ कभी इधर कभी हम उधर जा रहे हैं। चाहे आप ज्योग्राफी के ले लो, ज्योग्राफी में जो भी टीचर आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनका वो नॉलेज को कैसे एक्सपेंड करेंगे, वो क्या करेंगे, COP28 ऐड कर देंगे। वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोई नई स्पीसीज आई है उसके बारे में बता देंगे। इससे ज़्यादा वो ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करेंगे। लेकिन आप इस चीज़ को समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप न्यूज़पेपर को फॉलो करते हो, जब आपके रूटीन में चीज़ें होती हैं, तो हमने डिस्कशन किया कि MJO का मैकेनिज्म किस तरीके से जो अभी साइक्लोन आया था उसकी इंटेंसिटी को डिसाइड और डिफाइन कर रहा है। याद होगा डिस्कशन किया है। तो ये चीज़ ट्रैक करना, जो भी ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, कई टीचर्स हैं जो बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को करते हैं, उनको फाइंड करना है आपको बस। ऑल्दो हम लोग यहाँ पे हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों पर जो डायनेमिक एस्पेक्ट है, जो भी टीचर जो भी एजुकेटर अपने आप को इस तराजू पे नापते हैं। और बात ये नहीं है कि कोई 50,000 फीस लेके और फिर जो है कंटेंट दे रहा है। यहाँ तो कंटेंट सारा फ्री है, मतलब यूट्यूब में जो भी फ्री के नाम से पढ़ा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या उनके यूट्यूब चैनल पे आपको कंटेंट मिलेगा, क्या मिलेगा कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा। ये देखो बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आप इस चीज़ को रियलाइज़ करो, जिस कंटेंट को आप फ्रीली एक्सेस कर पा रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी यूट्यूब चैनल पे ज़्यादातर जाओगे, हिंदी माध्यम में चले जाओगे, किसी में जाओगे, ज़्यादातर का पहला वीडियो होगा दाऊद इब्राहिम मारा गया, ठीक है। दूसरा टॉपिक होगा कि है ना, कोई डिस्प्यूट है यूट्यूबर्स के बीच में, वो पढ़ा देंगे। तीसरा टॉपिक होगा कि 92 MPs को सस्पेंड किया, क्या सरकार बन रही है, ऐसा कुछ लिख देंगे। इस तरीके का टॉपिक है। देखो हम लोग भी ऐसा टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं, कोई ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये थोड़ा इथिक्स अलाउ नहीं करता है। सिंपल सी बात अगर मानो ना, तो मन नहीं करता है, बिकॉज क्योंकि ऐसे टॉपिक्स अगर देखो, ऑल दो करंट अफेयर्स के कई टॉपिक्स मैं भी लेता हूँ, बट जो थोड़ा सा एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। तो एंटरटेनमेंट और एजुकेशन दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आप इस चीज़ को समझ लो और इस चीज़ को अप्रिशिएट करो, तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा। देखो बाद में कोई तैयारी करता हो तो समझ जाते हैं, लेकिन और जो एकदम स्टार्टिंग में खास तौर से हिंदी माध्यम के बच्चे, वो इसी में रहते हैं। 5 घंटे में पूरी पॉलिटी, 3 घंटे में पूरी हिस्ट्री, 4 घंटे में पूरी इकोनॉमी, ऐसा नहीं है। ऐसा देखो होता नहीं है, शॉर्टकट ऐसा नहीं है। हाँ, रिवीजन कोई करा रहा है वो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप समझें, और फिर अगर आप एक सोर्स डिफाइन कर लेंगे, तो उससे आपका दूसरा समय बचेगा, आप दूसरे एरिया पे फोकस कर पाएंगे। ये मेरा बोलने का आपके लिए है, ठीक है। तो दूसरे लेवल पे जो समय है वो आप बचा पाओगे, अपने ऑप्शनल पे ध्यान दे पाओगे, अपने स्टैटिक सब्जेक्ट पे ध्यान दे पाओगे, आपका समय बहुत बचेगा, आप आंसर राइटिंग कर पाओगे, मन व्यथित नहीं होगा, इधर उधर जो है अ, आपका मन नहीं जाएगा। ये सब चीज़ें रहती हैं अगर आप एक सोर्स हर चीज़ के लिए डिफाइन कर लो। सुबह जल्दी उठने का कोशिश करो। अब समय आ गया है कि आप ये 6 महीने बहुत अच्छा रूटीन को फॉलो करो। मैं भी सुबह 4:15 बजे के आसपास उठता हूँ। 4:15 बजे उठ करके फिर पहले मैं 5 AM रिकॉर्ड करता हूँ। 5:15 बजे तक वो वीडियो आपको मिलता है, फिर हिंदू प्रिपरेशन चालू होता है, फिर उसको मैं रिकॉर्ड करता हूँ, तो वो 9:30 तक रिकॉर्ड हो पाता है। फिर उसके बाद मैं अपलोड करना, वो कई बार जैसे अब कल भी बहुत कंटेंट आया था, आज भी बहुत कंटेंट आया था। अब इतना कंटेंट आ जाता है, इतने सारे टॉपिक्स आ जाते हैं कि कवर करना ज़रूरी पड़ जाता है। टाइम बहुत लग जाता है इन पे। अब वो सारे टॉपिक कवर करते-करते समय तो देखो लग ही जाता है। अब फिर वो कंटेंट आप तक रीच होता है। बट कंटेंट इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छा कंटेंट एक्सेस करें, ये हम लोग की ज़िम्मेदारी भी बहुत बड़ी बन जाती है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। देखो किसी भी, जैसे कोई भी अगर अ, ठीक है, जैसे मान लो जैसे ये वायरस है, इस वायरस के ऊपर, ठीक है, सर सपोज करो ये वायरस है, और इस वायरस के ऊपर आपके प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। अगर आपने देखा होगा, जैसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज, सपोज करो इसको, इफ़ यू रिमेंबर हम लोगों ने डिस्कस भी इसमें कई बार कर रखा है, वी कॉल इट एज एस प्रोटीन। कोरोना वायरस के केसेस में देखें, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। वी यूज दिस टर्म कॉल्ड एज स्पाइक प्रोटीन,
ठीक है। अभी हम क्रिस्पर CS9 के बारे में भी वी हैड डिस्कस्ड। तो देखो कुछ कल ही डिस्कस किया था, एस प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन जो बनती है जैसे, है ना, तो कोरोना जैसे ये क्या है, SARS-CoV-2 वायरस है, ये जाके जो ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल में एक रिसेप्टर था ACE2, उससे जुड़ता है और ह्यूमन सेल को इन्फेक्ट करता है। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। ACE2 पे प्रश्न भी यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा हुआ है। अब आप ये समझो कि जब वैक्सीन बनी, जो वैक्सीन बनी जिसे हम क्या कहते हैं, mRNA बेस्ड वैक्सीन, mRNA बेस्ड वैक्सीन, यहाँ M क्या है, ये मैसेंजर शब्द है, मैसेंजर शब्द है। तो देखो क्या होता है, एक कंसेप्ट है, जैसे डीएनए से, जैसे मान लो डीएनए है से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, शरीर में जो प्रोटीन बनती है, तो डीएनए से आरएनए का जो बनता है उस प्रोसेस को हम जो बोलते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से जो प्रोटीन बनती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। शब्द जो हम यूज करते हैं ट्रांसलेशन, तो एक तरफ होता है डीएनए से आरएनए बनना, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनता है उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, ये शब्द आप थोड़ा ध्यान रखना। अब यहाँ पे समझो कि ये जो mRNA है, ये जो mRNA या मैसेंजर आरएनए है, ये कैरी करता है इंफॉर्मेशन। किस चीज की इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन कैरी करता है कि कौन सी प्रोटीन बननी है। जैसे मान लो एक कोडिंग कर रखी है XYZ ABC, ये इंफॉर्मेशन इससे पता चली प्रोटीन, ये वाली X प्रोटीन जो है वो आपकी बननी है। कोई भी जो प्रोटीन है, कौन सी प्रोटीन बननी है, उसकी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी mRNA के अंदर होती है। अब क्या होता है कि ये जो mRNA है, इस mRNA को यूज किया जाता है, इसकी इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता है। मान लो mRNA बेस्ड वैक्सीन बनानी है, जो वैक्सीन है मान लो mRNA बेस्ड वैक्सीन है, तो ये जो mRNA बेस्ड वैक्सीन है, जब आप इस वैक्सीन को बनाओगे तो उसमें क्या होता है कि आप उस mRNA को यूज करोगे, उस mRNA पे, जैसे मान लो कोरोना वायरस की वैक्सीन है mRNA बेस्ड, वो mRNA यूज करोगे, वो mRNA जब आप यूज करोगे शरीर में एंटर करेगा तो वो क्या करेगा, वो उसी प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा। ये स्पाइक प्रोटीन को हमारा शरीर एंटीजन के रूप में कंसिडर करेगा और इसके खिलाफ हमारा शरीर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, mRNA बेस्ड वैक्सीन का कंसेप्ट है। mRNA बेस्ड क्या है, mRNA बेस्ड जो है वैक्सीन का कंसेप्ट है। तो ये जो mRNA है या मैसेंजर आरएनए है, ये आज के समय में इसका जो इंपॉर्टेंस है वो तेजी से बढ़ रहा है। इज इट पॉसिबल कि हम जो है ये जो वैक्सीन मतलब वैक्सीन है, इस वैक्सीन के बियॉन्ड हम जा सकते हैं, हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल इट, हम दवा बना सकते हैं इसमें से। तो mRNA हमारे अगर बात किया जाए तो स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी प्रोटीन बनेगी उसकी सारी इंफॉर्मेशन mRNA या मैसेंजर आरएनए के अंदर जो है वो आपका प्रेजेंट होता है। यहाँ पे इसमें अगर देखा जाए तो इसमें आपके एडेनाइन, यूरेसिल, साइटोसाइन और ग्वानाइन, ये आपके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। जैसे एक दीवार जो है वो पत्थरों से मिलकर बनती है ना, जैसे अब दीवार होती है घर की, वो कैसे ब्रिक्स से मिलकर बनती है, ऐसे ही ये न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, जिसमें आपके एडेनाइन, यूरेसिल, साइटोसाइन और ग्वानाइन, ये चार आपके बेसिस मिलकर आपका बनाते हैं आरएनए बनाते हैं। यूरेसिल, डीएनए में यूरेसिल की जगह आपका थाइमिन जो है वो प्रेजेंट होता है। तो कोई भी एमआरएनए इट कोड्स प्रोटीन, किस प्रोटीन को कोड करता है। एंड यहाँ पे ये भी हाईलाइट किया जा रहा है कि आज के समय में, जैसे मान लो हमें ये पता है कि हमारे शरीर में जो प्रोटीन प्रोडक्शन है उससे बहुत सारी चीज़ें डिटरमाइन होती हैं, बहुत सारी चीज़ें डिटरमाइन होती हैं। हमने वैक्सीन बनाई तो एमआरएनए के बेसिस पे हमने प्रोटीन बना दिया, प्रोटीन ने हमारे हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनाने का साइकिल शुरू कर दिया और उसने हमारी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। तो ऐसे एमआरएनए आप आइडेंटिफाई कर सकते हो जो कि किसी प्रोटीन से लिंक्ड हो, और फिर हम कई बीमारी को भी ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। इवन जैसे मान लो हमारा इम्यून सिस्टम, उसको एक्टिवेट कर देना, एक्टिवेट किया जा सकता है। तो आगे डिस्कस करेंगे, जिसे हम पर्सनलाइज्ड मेडिसिन भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जब हम व्हेन यू टॉक अबाउट दीज एमआरएनए कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द लैब ऑल्सो, इनको लैब में हम प्रोड्यूस करते हैं। कुछ समय तक ये हमारे सेल्स में रहेंगे, फिर अपने आप सेल जो है इनको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। इनके अमाउंट को हम इजीली चेंज भी कर सकते हैं, जो डोज हम प्रोवाइड करते हैं उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो पहले भी हमने डिस्कस किया है कि जब आप एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन, ये सारा पीछे लिखा हुआ है देख लेना, ठीक है, जब भी हम एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन बनाते हैं, समझना इस बात को,
तो ये जो वैक्सीन है जिसे हम mRNA बेस्ड वैक्सीन बोल रहे हैं, इस वैक्सीन की खास बात क्या होती है, क्योंकि mRNA बेस्ड वैक्सीन में कोड्स होते हैं जिससे कि ये रहता है कि एक्स प्रोटीन का प्रोडक्शन होगा। अगर सपोज करो वायरस ने अपने आप को बदल लिया, तो वो जो mRNA है उसकी कोड में हम चेंजेस कर सकते हैं, और उस बेसिस पर हम डिपेंडिंग अपॉन वायरस ने कैसे अपने आप को बदला बदला वैसे चेंजेस हम वैक्सीन में कर सकते हैं। इससे आपकी वैक्सीन की एफिकेसी और एफिशिएंसी जो है वो हमेशा बनी रहती है। ठीक है, ये सबसे जरूरी और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है बन जाती है कि अगर वायरस, जैसे मान लो आरएनए बेस्ड कोई वायरस है, तो आरएनए बेस्ड वायरस जो होता है, जैसे कई टाइप के वायरस होते हैं, डीएनए बेस्ड होगा, आरएनए बेस्ड होगा, तो आरएनए बेस्ड जो वायरस होते हैं वो अपने आप को बदलते रहते हैं, म्यूटेट करते रहते हैं, अपने आप को चेंज करते रहते हैं। तो क्योंकि वायरसेस अपने आप को चेंज करते रहते हैं या म्यूटेट करते रहते हैं, तो इसलिए अगर आपकी वैक्सीन सिर्फ एक ही चीज पर बेस्ड होगी तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन में कोड्स प्रेजेंट होते हैं, अगर वायरस ने अपने आप को चेंज किया तो वो जो सर्टेन चेंजेस है हम वैक्सीन में भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपका एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन का होता है। एमआरएनए को आप कई बीमारी को भी ट्रीट करने के लिए कर सकते हो, जैसे कैंसर को ट्रीट करने के लिए भी आपका किया जा सकता है। ठीक है, कैंसर, तो अब कैंसर में क्या होता है, जनरली कैंसर में क्या होता है, जैसे कोई नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल अगर देखोगे तो एक सेल है, मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इसी तरीके से अगर वो ग्रोथ कंट्रोल्ड है तब तो कोई बात नहीं, अगर वही सेल अनकंट्रोल्ड वे में ग्रो कर जाए, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ अगर उन सेल्स की हो जाए तो कैंसरस हो जाता है। वही तो कैंसर होता है, अगर आपका जो सेल है वो सेल आप ये मानो कि जो सेल है वो उसका अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाए, तो वही आपका ट्यूमर फॉर्म कर देगा, वही कैंसर है। वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ क्यों होता है, कुछ जेनेटिक लेवल पे चेंजेस हो गए हैं, कोई स्पेसिफिक प्रोटीन बन गई है जिस वजह से वो सेल अनकंट्रोल्ड वे में ग्रो कर रहा है और ट्यूमर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये जो पॉसिबिलिटी आपकी बन जाती है कि हम इन कैंसरस सेल्स को ट्रीट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस लाइक कैंसर वैक्सीन के माध्यम से जो है हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो कि कैंसर वैक्सीन में भी स्पेसिफिक ट्यूमर को ट्रीट हम जो है वो कर सकते हैं। तो इसमें टारगेट जो है वो किया जाता है, जैसे सिंपल सा देखो इसको समझना कि जैसे मान लो कि सपोज करो कि ये कोई कैंसरस सेल है, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे सपोज करो कि ये आपका कोई कैंसरस सेल है, ठीक है, कोई कैंसरस सेल है, सपोज ये दिस इज द कैंसरस सेल। अब ये कैंसरस सेल है, अब इसको हमें टारगेट करना है। तो अगर ये कैंसरस है, इसके लिए कोई प्रोटीन जिम्मेदार होगी, कोई प्रोटीन जिम्मेदार होती है। तो आपका कैंसर वैक्सीन क्या करती है, कैंसर वैक्सीन बेसिकली वो क्या करती है, वो आपने डाला, वो क्या करेगी, इस प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करके और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगी। और इम्यून सिस्टम क्या करेगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो इस सेल का खात्मा कर देगी। तो ये कैंसर वैक्सीन है। तो कैंसर वैक्सीन भी इस एमआरएनए के कंसेप्ट पे ही काम करेगी, ऐसे कैंसर को भी हम ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से चीज़ों को, जैसे मान लो तो हर इंडिविजुअल के जैसे हर एक इंडिविजुअल कैंसर के उसका डिफरेंट लेवल होगा, कैंसर के कॉज वेरी कर सकते हैं। तो जब आप ऐसा उस कॉज को आइडेंटिफाई करके पर्सनलाइज्ड वे में जो मेडिकल या वैक्सीन डेवलप कर रहे हो, तो यही पर्सनलाइज्ड वैक्सीन हो जाती है। पर्सनलाइज्ड वैक्सीन का ये नहीं मतलब होता, या पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का मतलब ये नहीं है कि आपको घर में जाके और आप लेटे हुए हो और आप हाँ कि हाँ जो आ जाओ बढ़िया हम पर्सनलाइज्ड वैक्सीन दे दो। ऐसा नहीं कि हाँ फ़ोन करके घर पे पहुंचा दिया तो पर्सनलाइज्ड वैक्सीन हो गई। ठीक है, पर्सनलाइज्ड वैक्सीन का मतलब जो बीमारी है उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए जो आप वैक्सीन या दवा इस्तेमाल कर रहे हो वो स्पेसिफिक टू द इंडिविजुअल है। यहाँ कैंसर वैक्सीन भी उसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, कैंसर वैक्सीन भी क्या है, उसी का एक एग्जाम्पल आपका बन जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारे इम्यून सिस्टम को इसको एक्टिवेट किया जाए, जैसे इसमें इन्होंने कैंसर वैक्सीन का एक एग्जाम्पल दिया दैट बायो NTEC BNT11 जो है मेलानोमा बेसिकली स्किन कैंसर से रिलेटेड है, ये किया जा सकता है। इवन एक 1 mRNA ड्रग इंक्रीजेज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, जो कि जैसे नई ब्लड वेसल्स बनाने के लिए भी कई जो दवा है mRNA ड्रग का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो दवाइयाँ mRNA पे बेस्ड होती हैं, जिसमें जैसे मान लो जैसे जो भी हमारे जैसे मान लो कोई ब्लड वेसल्स रैप्चर हो गई है या घाव हो गया, उसको भरने के लिए इस्तेमाल
किया जा सकता है, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। इसी तरीके से mRNA को यूज़ किया जा सकता है प्रोपियोनिक एकेडमिया, जहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनमें जो लिवर प्रोटीन है वो बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पे क्या है कि उसको भी ट्रीट करने के लिए mRNA बेस्ड जो दवा है उसका इस्तेमाल किया कर सकते हैं, क्योंकि mRNA बेस्ड दवा के माध्यम से आप उस स्पेसिफिक प्रोटीन को बना सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ इतना ही आपको ध्यान, हमारे शरीर में जितने भी मेटाबॉलिक और इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं वो प्रोटीन पे निर्भर करते हैं, और कौन सी प्रोटीन बनती है उसकी इंफॉर्मेशन mRNA पे होती है। इस mRNA को आप लैब में बना सकते हो, तो अगर आप लैब में बना सकते हो तो आप उस प्रोटीन को मैनिपुलेट कर सकते हो और किसी भी बीमारी को ट्रीट कर सकते हो। इतना सा आपको जो है वो समझना। इसका पीडीएफ आपको सेशन के तुरंत बाद सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां पे मिल जाएगा। लेट्स सी दिस। यहाँ पे देखते हैं अफगानिस्तान बीइंग लेफ्ट आउट ऑफ यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट नेगोशिएशन। देखो खास तौर से क्योंकि वहाँ तालिबान है, और अगर आप तालिबान को इंक्लूड भी करोगे तो वो क्या करेंगे, वो देखो उनमें रिलीजन इतना हावी है ना, उनके थॉट प्रोसेस में रिलीजन इतना हावी है तो हर चीज़ को रिलीजन से देखेंगे वो। तो उनको इंक्लूड करने से भी वो यही कहेंगे कि ये जो है इसकी देन है उसकी देन है, मतलब आउटपुट कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन फिर भी जरूरी क्या है, क्योंकि तालिबान हिस्सा है, अब उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया इसलिए वो हिस्सा नहीं COP28 का, बट वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको रिकॉग्नाइज जो है वो किया जाए। अब करते हैं कि नहीं वो फिर आगे की बात है, बट हमारे लिए एक इन्फॉर्मेशन ये मिल गई कि ऐसा हाल में कौन सा देश है जिसको इंक्लूड नहीं किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, जेलेफू प्रोजेक्ट के ऊपर है ये टॉपिक, इंपॉर्टेंट है, ये इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर ये प्रोजेक्ट है। तो गेलेफू प्रोजेक्ट आप देखो, ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में पूरा का पूरा कनेक्टिविटी स्टेब्लिश की जा रही। तो एक रीजन है भूटान का जेलेफू, वहां से लेके आसाम से लेके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का की कनेक्टिविटी स्टैब्लिश की जा रही। जैसे अगर ये जेलेफू बेसिकली क्या है, भूटान के एक रीजन है, और यहाँ से ये रीजन आसाम का, और फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन तक कनेक्टिविटी स्टैब्लिश किया जाएगा। तो साउथ एशिया में कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है, और उस कॉरिडोर में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यही सारी तो लड़ाई चल रही है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जितना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा, इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन उतना डेवलप नहीं हो पाएगा, और चाइना का से इंक्रीज होगा, सिंपल सी बात है। तो वो ये चाहेंगे ही नहीं। मणिपुर में जो चीज़ें हुई हैं उसमें ये सब फैक्टर्स ही तो रिस्पॉन्सिबल है। देखो कोई भी ग्रीवेंसेस और सारी चीज़ें मान लो समाज में एग्जिस्ट करती हैं, बट वो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाए तो मान लो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये थोड़ा सा देखना है। तो मान लो इंसानों के अंदर हेट्रेड और सेट्रेड को बहुत बढ़ा दिया जाए, तरीके होते हैं बहुत सारे आज के समय परसेप्शन चेंज और ये सब करने के। तो वो उनका एम क्या है, उनका एम सिर्फ इतना ही है कि ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्टर्ब हो और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके सक्सेसफुल ना हो। तो यहाँ पे जेलेफू आप याद रखना, ये भूटान की जगह है, वहाँ से फिर पूरा साउथ ईस्ट एशिया तक कनेक्टिविटी स्टैब्लिश किए गए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे साउथ एशिया का एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग जो कि लगभग 2 बिलियन लोगों को अफेक्ट करेगा। तो जेलेफू और सैमद्रूप है वो फिर आपका आसाम से लेके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, फिर म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ये पूरा कनेक्टिविटी स्टैब्लिश होगी। इस कनेक्टिविटी की बात होगी। अगर ये कनेक्टिविटी यहीं से अगर आप तिब्बत और चाइना थोड़ा अगर बढ़िया रिलेशन बन जाए ऐसे, तो फिर तिब्बत और चाइना और ऐसा कनेक्टिविटी फिर तो इधर से उधर पूरा है बहुत, मतलब ये रीजन फिर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाए, नॉर्थ ईस्टर्न फिर लोग जाने में तरसने लग जाएं कि यार हमें मौका मिल जाए। जितना डेवलपमेंट उस रीजन में होगा उतना अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे जेलेफू स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन भी है, और यहाँ पे ये भूटान के तहत वो प्रयास भी कर रहे हैं कि इस रीजन को डेवलप किया जाए। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपका होना चाहिए। सेशन आप देख रहे हैं, लाइक बटन प्रेस करें, आलस ना करें, और कब सेशन अटेंड करते हैं जरूर से हाईलाइट करें। ठीक है, 5M सीरीज में बहुत अल्टीमेट टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हैं, ज्योग्राफी के, एनवायरनमेंट के, पॉलिटी के, जो एडवांस टॉपिक्स हैं, फ्री सेशंस हैं, फ्री सेशन है, उस पर आलस नहीं करना है। ठीक है, और टेस्ट जरूर से देना है, जो कि एडवांस करंट अफेयर का 10वां टेस्ट इस संडे को शेड्यूल्ड है। जिन्होंने नहीं दिया है प्लीज दो उसको। आप अगर कंटेंट को नहीं फॉलो करोगे, लास्ट में शॉर्टकट अपनाना पड़ेगा, उसका आपको आउटपुट कभी मिलेगा नहीं, और एक पूरा साल खराब होगा जहां लाखों रुपए आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो इस चीज को समझना है। एक चीज हमने की है, फिर अपने स्टैटिक पार्ट पे फोकस कर पाओगे। बाद में मान लो स्टैटिक पार्ट आपको पढ़ना तो उसको फोकस कर पाओगे। इसी चैनल के अंदर मैं आपकी सारी चीजें, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट्स, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, सारी किताबें यहाँ पे कराऊंगा फ्री यूट्यूब चैनल के अंदर, सारे लेक्चर आपको मिलेंगे, आई विल टेक। ठीक है, और सब हैंड रिटन नोट्स होंगे, आसानी से रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा एक्स्ट्रा क्या करना है। इसके अलावा जो है आपको मैंने एनवायरनमेंट वाला पार्ट काफ़ी सारा कवर भी करा दिया है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट डज COP28 मीन्स फॉर सिटी।
सिटी अलायंस की बात हो रही है, इस पर मैंने चर्चा भी की है। सिटीज के कंटेक्स्ट में एनवायरनमेंट का टॉपिक है, टॉपिक की हेडिंग डालो COP28 एंड सिटीज। तो देखो इसमें कुछ डेटा आपको याद रखना है। जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन है क्लाइमेट चेंज का, तो इसमें जो स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो लगभग 1995 की बात हो, 44% सिटीज में रहते हैं, अब 55% के आसपास जो है रहते हैं। बट आप ये सोचो कि पॉपुलेशन भी, पहले मान लो पॉपुलेशन 100 थी या 200 हो गई, तो 100 में 100 का 44% कितना हुआ, आपका 44 हुआ, और 200 का 55% तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये और बढ़ेगा, 68% हो सकता है 2050 तक। वर्ल्ड अर्बन वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो 75% जो एनर्जी है उसका कंजम्पशन अर्बन वर्ल्ड में हो रहा है, और 70% CO2 एमिशन के लिए भी अर्बनाइज्ड वर्ल्ड या जो सिटी सेंटर्स हैं वो आपका रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें कहा गया कि अगर हम पेरिस एग्रीमेंट को मीट करना चाहते हैं तो जरूरी है कि सिटीज़ कैसे रन होती हैं, एनर्जी का कंजम्पशन सिटीज़ में कैसे होता है, उसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। अदरवाइज हम फिर उन गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे जो हमने कहा है कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर आपका इंक्रीज जो है वो नहीं हो रहा है। तो इसमें एक सजेशन, मतलब 1.5 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज ना हो। अब इसमें हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं या सब नेशनल गवर्नमेंट की बात करते हैं, मतलब यहाँ पे सिटी लेवल पे गवर्नेंस को इम्प्रूव करना है। जैसे आपके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, म्यूनिसपैलिटीज़ हैं, इनको हमें इंक्लूड करना है, असिस्टेंस प्रोवाइड करना है, फाइनेंसिंग असिस्टेंस, ये सारी चीज़ें, और जो भी चैलेंजेस हैं गवर्नेंस से रिलेटेड वो हमें थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। और ख़ास तौर से हम डेवलपिंग देश की बात करें तो वहाँ ज़्यादा सिटीज़ वनरेबल भी हैं, ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इनफॉर्मल सेक्टर्स के अंदर हैं। तो जितना अधिक क्लाइमेट चेंज होगा, जैसे आप देखो ना चेन्नई का इलाका हो गया, बड़े बड़े शहर भारत में ही ले लो, एक भयंकर बारिश हो जाती है तो क्या मतलब, थोड़ी बहुत बारिश भी हो जाती है तो अर्बन फ्लडिंग की स्थिति बन जाती है। कोई डिजास्टर आ जाए, हीट वेव्स का डिजास्टर आ, हीट वेव्स भी एक डिजास्टर का ही रूप है, क्या हालत हो जाता है शहर में। कॉन्क्रिटाइजेशन पूरा अर्बन स्पेस का हो रखा है, अर्बन हीट आइलैंड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, कई सूखा हो, बारिश हो, ये जो हीट वेव्स हो, इन सब के प्रति काफ़ी हद तक वनरेबिलिटी जो है वो आपकी बनी हुई है। ठीक है, काफ़ी हद तक जो वनरेबिलिटी है सिटीज़ की वो बनी हुई है, और इसको हमें कहीं ना कहीं एड्रेस करने की ज़रूरत है। अगर हमने उसको एड्रेस नहीं किया तो फ्यूचर के अंदर, क्योंकि इतनी लार्ज पॉपुलेशन हमारी सिटीज़ में है, तो वो पॉपुलेशन भी अफेक्ट होगी, और साथ में हमारे जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो भी काफ़ी आपके अफेक्ट जो है होंगे। तो हमारे जो भी हम क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए प्लान बना रहे हैं, उस प्लान में बहुत ज़रूरी है कि हम इंक्लूड करें, जो लोग हैं उनको इंक्लूड करें डिसेंट्रलाइज्ड लेवल पे। फिर उसके बाद लॉस एंड डैमेज कंपनसेशन, क्योंकि COP28 में लॉस एंड डैमेज फंड के क्रिएशन की भी बात आपकी हुई है। फिर ये भी हमें देखना है कि जो 40%, जैसे इंडिया की बात करें तो 40% अर्बन पॉपुलेशन स्लम में रहती है, तो स्लम में तो और ज़्यादा चैलेंजेस है, ड्रेनेज डिजीज़ है ना, ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, डिजीज़ बहुत तरीके की स्प्रेड हो रही है, डायरिया, टाइफाइड जैसे बीमारियाँ, फिर सूखे की स्थिति हो या फ्लडिंग हो, सब में सब लोग अफेक्ट इसमें बहुत हो रहे हैं। तो प्रॉपर कंपनसेशन जो है वो मिले। हमने कई सारे टारगेट्स रखे हैं, जैसे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, कि पेरिस एग्रीमेंट को मीट करने के लिए हमने अपने टारगेट्स रखे हैं अलग अलग देशों ने, तो उसे NDCs भी बोलते हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ, एक टर्म यूज होता है जिसके माध्यम से जिन देशों ने NDCs मतलब नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन रखा है उसका एक रिव्यू अभी जो है COP28 में रखा गया, तो उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, G से स्टार्ट होता है। वो बताओ क्या है वो शब्द, पढ़ा होगा सही से तो आंसर कर पाओगे। तो ये यहाँ पे हमारा ये है कि जो भी प्लान क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो उसमें सिविल सोसाइटी और जो लोकल लेवल पे हैं उनको उनका पार्टिसिपेशन हो। जैसे चेन्नई का एग्जांपल इसमें दिया है, चेन्नई ने प्रयास किया है कि नेट जीरो एमिशन को रीच किया जाए 2050 तक। इंडिया से भी 20 साल पहले, मतलब हमारी सिटी है लेकिन 20 साल पहले इंडिया से अचीव करने की बात की गई है कि 2070 तक हमने कहा, तो उसने कहा कि हम 2050 तक ही उसको अचीव कर लेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन करना जरूरी है। लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द हॉलोइंग आउट ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ, ये टॉपिक आपका किससे रिलेटेड है? दिस इज अगेन लिंक्ड विथ पॉलिटी, पॉलिटी के अंदर है, और एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स इसमें हाईलाइटेड है, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। पॉलिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो ध्यान रखना। पॉलिटी जो भी नोट्स बनाओ सब्जेक्ट वाइज बनाना है, कभी भी नोट्स करंट अफेयर नाम से नहीं बनाना है। पॉलिटी का टॉपिक पॉलिटी में रखो, स्टैटिक पढ़ो, साथ में पॉलिटी वाला कंटेंट ऐड कर लो। सारे के सब्जेक्ट के एडवांस टॉपिक एडिटोरियल, टेक्स्ट और साइंस पेज में आपको मिल जाएंगे, और इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं है। जो लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे वो इसको जान ही नहीं पाएंगे कि कहाँ से आ रहा है। ठीक है,
फजौड़ जैसा टॉपिक ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी के टीचर से पूछना सर ये क्यों पूछा आप यूपीएससी ने, आपको मैंने विद स्क्रीनशॉट शो किया कि हमने सेशन में डिस्कस किया, तो मैंने डिस्कस भी क्यों किया था, एक इशू चल रहा था उस वजह से। फजौड़ का जो टॉपिक है ज्योग्राफी का, वो न्यूज़ में था, उसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था क्या होता है कैसे होता है। वो पूछा है, आप देखो इस साल 10 नंबर या 15 नंबर का प्रश्न है मेंस में, और वीडियो भी पड़ा हुआ है इसी चैनल के अंदर, आप जाके देख लेना। चलो, एंटी डिफेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे डिफेक्शन शब्द का क्या मतलब है, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट से लड़ रहे हो, इलेक्ट होने के बाद कहीं और चले गए, ठीक है, या किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हो और आपको बोला गया आपको वोटिंग करनी है पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली में, आप उसके अगेंस्ट वोट कर रहे हो, तो ये सब इस पर फिर डिफेक्शन है, और इसके खिलाफ फिर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अगर स्पीकर तक रीच किया गया, आपका कंप्लेन जो है उनको रीच किया गया, तो आपको फिर हटाया जा सकता है, वो डिसीजन मेकिंग होती है स्पीकर की। कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा केस है जिसके तहत ये ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि स्पीकर के डिसीजन को भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, उस केस का नाम क्या है, केस से नाम स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी जो है मानो पार्टी स्विच करेगा तो उसको हटाया जा सकता है, और यहाँ पे ऑल दो एक्सेप्शन जरूर से, मान लो 100 लोग हैं, और यहाँ पे हमने कंसेप्ट भी देखा था, लेजिस्लेटिव पार्टी का कंसेप्ट हमने देखा था, मतलब लेजिस्लेचर में अगर मान लो किसी के 100 एमएलए हैं, तो 100 में से अगर 2/3 एमएलए तैयार हो जाएं और वो किसी दूसरी पार्टी से मर्ज कर जाएं, तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। तो ये आई थिंक 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, एक बार चेक करना, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत तो हुआ। पहले ये यही सेम प्रोविजन आपका स्प्लिट कट 1/3 का था, बट अब मर्जिंग और स्प्लिट एक एग्जम्पशन का रूप जो है वो बन गया। 2003 से पहले ये जो था 1/3 ऑफ द मेंबर अगर मान लो पार्टी से मूव करते हैं तो उन पर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं था, फिर इसको फर्दर जो है इसको इंक्रीज करके 2/3 जो है वो आपका कर दिया गया। तो ये एक नए प्रकार का चैलेंज भी देखने को मिलता है कि जैसे 2/3 एक ग्रुप बन जाता है, जो पार्टी पावर में है वो इस क्लॉज का इस्तेमाल करके डिफेक्शन के लिए किसी को बोल मतलब किसी को मोटिवेट कर सकती है, तो फिर जो पर्पस एंटी डिफेक्शन लॉ का वो कहीं ना कहीं आपका डिसॉल्व होता है या डाइल्यूट जो कहीं ना कहीं बन जाता है। सो एंटायर ग्रुप ऑफ स्प्लिटिंग लेजिस्लेटर जो भी स्प्लिट करेंगे फिर जाके मर्ज कर देंगे, पहले तो स्प्लिट करेंगे, मान लो 100 है, 100 के 2/3 स्प्लिट हो गए और फिर वो मर्ज कर जाएंगे, 2/3 जाके मर्ज कर जाएंगे दूसरी पार्टी के साथ जो है मर्ज कर जाएंगे। तो ये एक चैलेंज भी रहता है, क्योंकि देखो लॉ तो यही कहता है कि अगर 2/3 मर्ज करेंगे तो फिर वहाँ उन पे एंटी डिफेक्शन जो है वो लागू ही नहीं होगा, जब लागू नहीं होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लो फॉर द राइट्स ऑफ द लेजिस्लेचर इन लॉ मेकिंग, बहुत अच्छा आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है, ये भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये आर्टिकल बेसिकली अगर आप देखोगे तो दिस इज लिंक्ड विथ ये आपका आर्टिकल 200 बोल सकते हैं इसको, आर्टिकल 200 है, ठीक है। और आर्टिकल 200 की अगर बात की जाए तो गवर्नर के कंटेक्स्ट में कई चर्चा हमने कर भी रखी है, इस पर पहले भी कर रखी है, तो पॉलिटी के अंदर इसको नोट करना, ठीक है। तो ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा भी कुछ बातें भी बोली गई हैं, आज मेंस का क्वेश्चन जो मैंने आपको दे रहा हूँ वो भी इसी पर बेस्ड है। ऐसे टॉपिक्स पे आपका बहुत, जैसे संडे को आर्टिकल 370 पर अल्टीमेट आर्टिकल आया, मतलब मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। तो अल्टीमेट मतलब बहुत बढ़िया आर्टिकल आया था, तो उसमें संवैधानिक लेवल पे आर्गुमेंट होता है। देखो ऐसे कोई इमोशनली आर्गुमेंट नहीं रखना है, कोर्ट ने क्या बोला है, क्या चैलेंज है कोर्ट से रिलेटेड, क्या कैसा है, सब बहुत अल्टीमेट है। उस आर्गुमेंट को आप इंटरव्यू में रख सकते हो, इंटरव्यू में बैठ के अगर आप कुछ ऐसी बातें बोल दो ना जिससे थोड़ा सा दिखे कि आप थोड़ा बहुत ही एक माइंडसेट अलग ही रखा हुआ है, बहुत ही नेगेटिव हैं आप, या स्टेट के संस्थाओं पे आप चैलेंज करना चाहते हो, तो वो फिर आपको नुकसान कर देगा, ये हमेशा याद रखना, मतलब इमोशन में मत जाना, इसका फिर नुकसान हो सकता है आपको। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम जैसे अभी ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इसमें कहा गया ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो है उनके द्वारा, दैट इज आर्टिकल 200 के कंटेक्स्ट में उन्होंने कुछ कहा कि यहाँ पे जैसे इसमें देखो सिंपल सी बात जो बोली गई कि मान लो कोई लॉ है, उस लॉ को गवर्नर मतलब पास किया गया स्टेट असेंबली के द्वारा, फिर गवर्नर जो है उनको भेजा गया, अब गवर्नर तुरंत जो है अगर उनको नहीं है तो तुरंत वो जो बिल है उसको दोबारा से अगर रिकंसिडरेशन के लिए स्टेट लेजिस्लेचर में भेजते हैं, फिर स्टेट लेजिस्लेशन दोबारा ने भेजा तो तुरंत असेंट देना पड़ेगा, ये चीज़ बोली गई। पहले ये था कि मान लो उन्होंने भेजा, फिर ये फिक्स नहीं है कि वो कब तक भेजते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, रिकंसिडरेशन के बाद फिर से अगर स्टेट असेंबली ने भेजा फिर वो विद होल्ड कर लेंगे, तो ये मनी बिल के अगर छोड़ दें तो नॉर्मल सेंस में ये क्लैरिटी नहीं थी। तो इससे क्या है, कहीं ना कहीं स्टेट के जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है वो अफेक्ट होता है,
ये कहा गया। तो ऑनरेबल कोर्ट ने इसको कहा कि आपको इसमें बहुत समय नहीं लगाना है, इसको तुरंत जो है वो करना है। तो यहाँ पे आर्टिकल 200 को इस तरीके से ऑनरेबल कोर्ट ने इंटरप्रिट जो है वो आपका किया कि अगर रिकंसिडरेशन के बाद, अगर सपोज करो कि बिल जो है रिकंसिडरेशन के बाद बिल जो है फिर से भेजा गया गवर्नर के द्वारा, तो गवर्नर उसका अपना एसेंट को विदहोल्ड नहीं कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो थोड़ा सा अलग बात है। अब जो गवर्नर का पावर है टू विदहोल्ड एसेंट अंडर दिस आर्टिकल हैज फाइनलिटी अबाउट इट, एंड वंस एसेंट इज विदहेल्ड द बिल डाइज एट नेचुरल डेथ। जनरली देखो मेनली तो यही है। आर्टिकल 200 में एक चीज ये भी कि जैसे, क्योंकि जैसे मान लो स्टेट असेंबली ने लॉ पास किया और उसको गवर्नर के पास साइन के लिए भेजा, अब गवर्नर कब वापस करेंगे ये टाइम नहीं है कि हफ्ते, 2 हफ्ते, 2 महीना, 4 महीना। अब 2-2, 3-3 साल तक बैठे रहोगे तो लॉ बनेगा ही नहीं। तो ये तो जरूरी है ना, क्योंकि देखो ये तो हो सकता है मान लो स्टेट में कोई और पॉलिटिकल पार्टी है, सेंटर में कोई और पॉलिटिकल पार्टी है, पार्टी अगर सेम है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, बट डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आपकी हैं अगर, तो फिर वो गवर्नर जो है वो सेंटर के एजेंट के रूप में अगर काम किए तो वो फिर कोई लॉ पास ही नहीं होने देंगे। कोई लॉ इंपॉर्टेंट है, स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो लॉ पास ही नहीं पास ही नहीं होगा, मतलब साइन ही नहीं करेंगे तो लॉ बनेगा नहीं, इससे फिर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अफेक्ट होगा। तो एक अगर ये लगता है कि यार ये लॉ ठीक नहीं है तो उसको, उसके लिए अपने अपने प्रावधान है, बट अगर कोई लॉ इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक नॉर्म्स के विद इन है, तो उसको विदहोल्ड करने की क्या इतनी जरूरत है। तो ये बहुत अच्छा आप कह सकते हो ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा बात आपकी जो है बोली गई है। तो ये यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे ये जरूर से कहा गया कि जो ऑप्शन ऑफ सेंडिंग द बिल बैक टू द असेंबली फॉर रिकंसिडरेशन अंडर द फॉर इज डिस्क्रिशनरी एंड नॉट मैंडेटरी। मतलब ये डिपेंड करता है, इट्स मतलब देयर आर सर्टेन थिंग्स, आगे डिस्कस भी करेंगे, डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग वो हाईलाइट किया जा सकता है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि जो गवर्नर है कि वो हर बिल को रिकंसिडरेशन के लिए ही वो भेजें। और ये भी कहा गया कि हम जो गवर्नर का पावर है कि विदहोल्ड असेंट फ्रॉम द बिल, ये एब्सोल्यूट नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को साफ साफ कहा है कि जो गवर्नर है वो डिले नहीं कर सकते हैं बिल के से रिलेटेड जो अपना डिसीजन है, एंड उन्हें जो भी डिसीजन है उसको तुरंत लेना पड़ेगा। ये ऑनरेबल कोर्ट ने इस चीज को हाईलाइट किया। तो इससे अपने आप की विदहोल्ड करने का जो समय है कि आप हमेशा के लिए विदहोल्ड कर लो 4 साल के लिए, तो वो नहीं कर सकते हो। तो गवर्नर ये भी अपना जो कई बिल हैं उसको प्रेसिडेंट के लिए भी अपने सेंड कर सकते हैं, जो मतलब प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट को भी सेंड कर सकते हैं। इसमें साफ साफ कहा जाता है कि कुछ ऐसे कंसिडरेशन है जहाँ पे प्रेसिडेंट को रिफर किया जा सकता है, लेकिन ये भी है कि कई लेवल पे जो गवर्नर है वो अपने डिस्क्रिशन से डिसाइड कर लेते हैं और कहते हैं प्रेसिडेंट को भेज रहे हैं। तो ये चीज में भी ऑनरेबल कोर्ट ने कुछ हाईलाइट किया है। तो मेंशंस वन काइंड ऑफ बिल विच आर मैंडेटरी टू बी रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब एक चीज है जिसमें आपको रखना ही है, मतलब प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन में रखना ही है, और वो क्या है, दैट इज कि अगर आप कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के पावर को डाइल्यूट करो, अगर ऐसी स्थिति होगी तो फिर उसमें प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन रखना पड़ेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि गवर्नर जो है तुरंत असेंट खुद से जो है वो दे दें। तो प्रेसिडेंट का मतलब हुआ कि देखो प्रेसिडेंट भी अगर कोई डिसीजन लेंगे तो वहां पे फिर वो केंद्र सरकार का डिसीजन ही एक प्रकार से होता है, जो खास तौर से होम मिनिस्ट्री का डिसीजन आपका इसमें आपका मेंशन है। सो गवर्नमेंट कैन यूज हिज डिस्क्रिप्शन टू सेंड एनी बिल टू द प्रेसिडेंट। ये देखने में लगता है कि क्या सारे के सारे बिल को प्रेसिडेंट को सेंड किया जा सकता है कि नहीं, इसमें डिफाइंड इतना नहीं है, लेकिन कुछ कंसिडरेशन जरूर से है जिसमें, जैसे मान लो हाईकोर्ट वाला हमने देखा कि उस बिल के ऐसे बिल्स को आपको सेंड ही करना है, मतलब मैंडेटरी ही आपका जो है वो बनता है। तो जो गवर्नर है ही कैन रिजर्व बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एट हिज डिस्क्रिप्शन, द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट ऑन इट। तो ये संवैधानिक लेवल पे अगर आप देखोगे तो इसमें क्लैरिटी नहीं है कि किस बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन में रखा जाए और किसको नहीं रखा जाए। कुछ जरूर से चीजें हैं, जैसे मैंने हाईकोर्ट का बताया कि वहां पे उस बिल को फिर प्रेसिडेंट को रिफर करने की जरूरत है। आर्टिकल 203 एक है जिसमें ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। जैसे मान लो दोनों हाउसेस स्टेट में पावर में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो गवर्नर हैं आपके, वो गवर्नर के माध्यम से सरकार वहाँ की ऑर्डिनेंस लेकर आ सकती है। बट ऑर्डिनेंस भी अगर आप लेकर आ रहे हो तो वो ऑर्डिनेंस कुछ लेवल पे होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल कि स्टेट के जो सब्जेक्ट है उन्हीं से रिलेटेड होना चाहिए। अगर मान लो कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन्ड है, कॉन्करेंट लिस्ट 7 शेड्यूल में, उसके तहत स्टेट भी लॉ बना सकती है और सेंटर भी लॉ बना सकता है। अगर ऑलरेडी सेंटर का लॉ उस सब्जेक्ट में एग्जिस्ट करता है तो उस स्थिति में स्टेट का लॉ एप्लीकेबल नहीं है, प्रोवाइडेड
उस बिल को या ऑर्डिनेंस को आपने भेजा और फिर ऑर्डिनेंस बिल या फिर जो है आपने प्रेसिडेंट को भेजा, प्रेसिडेंट ने असेंट दे दी। अगर ऐसी स्थिति है तो तभी जो है सेंटर का लॉ और स्टेट का लॉ पैरेलली कॉन्करेंट सब्जेक्ट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पहले भी हाईलाइट कर रखी है। कॉन्करेंट जब हम सब्जेक्ट की जो है बात करते हैं उस कंसिडरेशन में, यही चीज इसमें आपकी लिखी हुई है। तो दूसरा पॉइंट इसमें मेंशन्ड है, दैट इज आर्टिकल 254। आर्टिकल 254 का क्या है, स्टेट लॉ ऑन द आइटम्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट विल प्रोवेल, यही सेम सी बात है, इन दैट स्टेट इवन व्हेन इट कंटेन्स द प्रोविजन रिप्रेजेंट टू द प्रोविजन ऑफ द, मतलब अगर सेंट्रल लॉ के कुछ अपोजिट भी कुछ चीज एग्जिस्ट करती है और स्टेट में उस लॉ, जो स्टेट का लॉ है उसको एसेंट प्रेसिडेंट ने दे दिया गवर्नर के थ्रू, जैसे गवर्नर उन्होंने प्रेसिडेंट को रेफर किया और प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया, तो फिर उस सब्जेक्ट में कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट का लॉ पैरेलली एग्जिस्ट आपका जो है कर सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो बिल ऑन द कॉन्करेंट सब्जेक्ट कैन बी और नीड टू बी सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर द असेंट। ठीक है, तभी अगर कुछ जो लॉ है उसमें कुछ ऐसा प्रोविजन है जो कि सेंटर के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ से डिफर है और वो लॉ कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन सब्जेक्ट से आपका रिलेटेड है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरा ये कहा गया कि अगर असल में देखा जाए कि अगर कोई लॉ स्टेट के सब्जेक्ट से फ्रेम किया गया, मतलब स्टेट सब्जेक्ट्स में है और स्टेट असेंबली ने फ्रेम किया है, तो वहां पे प्रेसिडेंट को रिफर कर देना या प्रेसिडेंट के पास वो ज्यूरिडिक्शन नहीं कि हर उस लॉ को स्क्रूटनाइज जो है वो करे, तो ये एक मैटर ऑफ आप कह सकते हैं कि डिबेट आपका बन जाता है। एंड अगर गवर्नर बार बार ऐसे प्रेसिडेंट को सेंड करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर उससे पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति भी बन जाती है और कहीं ना कहीं जो संवैधानिक ड्यूटी है गवर्नर की वो भी आपकी डाइल्यूट होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसका पीडीएफ आपको सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन आपको लिखना है और ये क्वेश्चन आप लिखो, गवर्नर डिस्क्रिप्शन लेजिस्लेटिव बिजनेस इज नॉट एब्सोल्यूट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ रीसेंट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आकलन सीरीज आप ज्वाइन करो, रेगुलर लिखने की आदत डालो, है ना, लिखने की आदत आपको डालना है। पहले कुछ दिन ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, फिर मैं एक टेस्ट सीरीज भी मेंस के लेकर आऊंगा, उसका मैं इन्फॉर्म करूंगा आपको। तो यहाँ पे ये देख लो, कोई डाउट है इस नंबर में आप मुझे रीच कर सकते हो और सौरभ पांडे CSE ऐप में डाउनलोड करके आकलन सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। एग्रीकल्चर ऑप्शनल, हाई स्कोरिंग ऑप्शनल है। इस ऑप्शनल का 1 जनवरी से सारी क्लासेस आ जाएंगी। अभी ऑफर चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, फिर इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। 7000 समथिंग में आपका पूरा ऑप्शनल हो रहा है, तो आपको करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं, इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों हैं। और ये ध्यान रखना है, मेंटरशिप प्रोग्राम को तो देखो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं। अगर 24 की तैयारी कर रहे हो और जितना जल्दी आप ज्वाइन करोगे उतना जल्दी मैं ग्रुप बना के आपको मेल सेंड कर सकूंगा और आपका जो फिर आपको प्रोसेस है उसको स्टार्ट हम लोग कर सकते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 की जो तैयारी करें। 25 की कर रहा हो तो मत ज्वाइन करना मेंटरशिप में, ठीक है, आपके लिए फिर बाद में आएगा। ये सारी चीज़ें मेंटरशिप प्रोग्राम में रहेंगी। ये आपका टेलीग्राम चैनल है जहाँ आपको रीच करना है। ठीक है, अगर आप मान लो आकलन सीरीज नहीं भी ज्वाइन करते हो फिर भी इस टेलीग्राम चैनल पे अपने आंसर पोस्ट करो, उसमें भागना नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।